अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत को लेकर बीबीसी ने आज एक ऐसी खबर दी है जिस खबर के आ जाने के बाद पाकिस्तान में तो यकीनन एक खुशी की लहर है, लेकिन भारत के अंदर इस वक्त एक शदीद परेशानी जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान में खुशी इसलिए है कि ये रिपोर्ट बीबीसी ने जो पब्लिश की है, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लंबे अरसे से साजिशें करता आ रहा है। यानी जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान का बयानिया है, आज उसको इंटरनेशनल मीडिया अपनी तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर सच साबित कर रहा है। बीबीसी ये कहता है, बीबीसी ने जिन लोगों से बात की, जिन लोगों से उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, जितना वक्त उन्होंने इसके ऊपर सर्व किया, उसकी फाइंडिंग ये है कि 15 साल तक भारत की जिन एजेंसीज़ को उन्होंने फ्रंट एजेंसीज़ के तौर पर यूज़ किया है, वो एजेंसीज़ धूल झोंक रही थी यूरोपीय यूनियन समेत, यूनाइटेड नेशन समेत पूरी दुनिया के सामने। और इस 15 साल में वो ये कोशिश कर रहे थे बार बार कि बज़रिया सोशल मीडिया, बज़रिया वेबसाइट्स, बज़रिया NGOs, बज़रिया नेक्सस नेटवर्क पाकिस्तान का इमेज दुनिया के आगे ख़राब किया जाए। गलत एदाद व शुमार पेश किए जा रहे थे। एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी है इस रिपोर्ट के अंदर, जो प्रोफेसर साहब जिनको मरे भी जो है वो कई साल हो चुके हैं। 15 साल तक उनके नाम पर झूठी खबरें जो है वो दी गई, झूठा बयानिया बनाया गया और पूरी दुनिया के आगे जो है वो धूल झोंकी गई गलत एदाद शुमार बनाकर। इसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इसमें टीवी भी शामिल था, इसमें एजेंसीज़ भी उनकी शामिल थी, इसमें न्यूज़ एजेंसी समेत जो है एक पूरा NGO माफिया भी शामिल था। प्रोग्राम में आज की गुफ्तगू हम इसी पे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल जो है वो किस जानिब बढ़ रही है भारत की ओर के आने के बाद। लेकिन इस सबसे पहले हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें निशांत वर्मा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वर्मा साहब, ये बताइए कि अगर आपकी नज़र से गुजरी है बीबीसी की जो रिपोर्ट है, एक तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई है, उसके अंदर और भी इदारे मौजूद हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर काम किया है। ये बताइए कि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद जो मोदी गवर्नमेंट है वो किस जो है वो नहज पर खड़ी है, क्या उनकी अभी स्टैंडिंग क्या है आफ्टर दिस रिपोर्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसमें मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ शॉकिंग हो। उसका रीजन ये है कि हम सब जानते हैं, चाहे वो कोल्ड वॉर का समय था US और USSR के बीच में, या वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, हम सब जानते हैं कि एस्पियोनाज का प्रोपेगेंडा हर कोई करता है। जहां तक मुझे पता है कि हमारे यहाँ भारत में मोदी जी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है, ये तो खुद हमारे देश के अंदर विपक्षी दल जो होते हैं एज एन ऑपोजिशन पार्टीज, इन्हीं लोगों के लिए ये इस तरीके का एस्पियोनाज करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट सच भी है, ऑल्दो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेट नहीं किया गया है, लेकिन अगर सच भी निकल के आता है तो भी भारतीय जनता पार्टी आई थिंक जोसेफ गोबल्स का फॉर्मूला अपना रही, विच इज प्रोपेगेंडा। ठीक है। अच्छा वर्मा साहब, ये बताएं कि अब ये जो प्रोपेगेंडा है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को लेके मैं जो विद इन द कंट्री चल रहा है उस पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन अदर देन दैट जो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कुछ कश्मीर में चल रहा है, जिस किस्म का एग्रेशन चल रहा है कश्मीर के अंदर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीरी सरापा एहतजाज नहीं है या वो बार बार कंप्लेन नहीं कर रहे। इसमें अब यूनाइटेड नेशन से लेकर बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो मोदी सरकार को एटलीस्ट ये ज़रूर कहती हैं कि भैया बैठकर बात करें, डायलॉग करें, सोल्यूशन की तरफ आएँ। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये चीज़ तो एलिनिएट करती जा रही है मोदी ऑपरेशन को। देखिए, दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कश्मीर को लेकर के जो मुद्दा है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो सिर्फ मोदी सरकार की वजह से नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में इस चीज का 1947 से रहा है, जो भी बात रही है। तो दैट बीइंग अ सेपरेट पार्ट, बड़ी बात ये निकल करके आती है कि जिस तरीके से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के साथ एस्पियोनाज वाली जो पॉलिसी अपनाने की कोशिश करी, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो समझ में आता है, एज आई सेड, ये कोई नई बात नहीं है।
जिसको हम हमेशा कहते हैं कि एनिमी के एस्पियोनाज के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो हम दोनों जानते हैं कि गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ये हमेशा आपस में एक दूसरे को एनिमी कंट्री ही कहते रहे। लेकिन इसमें सर ये जो प्रोपेगेंडा, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं मैं इसको मान भी लूँ, तो इसमें ज़रा पाकिस्तान ने तो कोई रोल प्ले नहीं किया। बरतानिया का एक नेशनल स्टेट का एक टेलीविज़न है, एक नेटवर्क है बल्कि BBC, उसने इसको रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट ज़ाहिर है सिर्फ उर्दू के अंदर नहीं हो रहा या यहाँ के जर्नलिस्ट ने नहीं किया, इंटरनेशनल एक रिपोर्ट हुई जिसको मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा रहा है। सो पाकिस्तान डायरेक्टली हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ये तो इंडिपेंडेंट एक रिसर्च है, तहकीक है जो सामने आई है। See, I am on a larger point. मैं आपकी इस बात को नहीं काट रहा कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पाकिस्तान का कोई भी रोल निकल के नहीं आया। मैं एक ओवरऑल अम्ब्रेला बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया वर्ल्ड वॉर 2 का और कोल्ड वॉर का, कि उसमें जब एनिमी का एस्पियोनाज के लिए जो प्रोपेगेंडा होता था वो हमेशा चलता था। उसकी वजह से इंडिया हो या पाकिस्तान, ये एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने तरीके से एस्पियोनाज प्रोपेगेंडा करते आए। जो इस EU रिपोर्ट में निकल के आया है, डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करता है। और ना सिर्फ इतना इशारा करता है कि पाकिस्तान के लिए, इनफैक्ट इंडिया के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी और लोगों को बहकाने एंड बरगलाने के लिए जो प्रोपेगेंडा का तरीका जोसेफ गोबल्स यूज करता था हिटलर के जमाने में, वही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इंडिया में यानी कि मोदी सरकार यूज करती है। वैसे सर ये रिपोर्ट जो है वो जो 2 राइटर्स ने लिखी है, 2 लोगों ने इस पे काम किया। इसमें एक श्रुति है जिन्होंने भारत से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने इसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूट किया है। बट एनीवेज गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अब ये बताइएगा कि बात हम कर रहे हैं BJP की, बात कर रहे हैं हम मोदी पॉलिसीज़ की। जो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली हैं, दिल्ली के जो बॉर्डर्स पे फार्मर्स बैठे हैं, इस पे सर क्या टेक है आपकी? इससे पहले मैं इस पे कोई डिटेल क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो ओपन करूं, मुझे ये बताएं कि अभी करंट सिनेरियो क्या है और आपकी इस ओवरऑल सिचुएशन पे क्या टेक है? करंट सिनेरियो ये है कि वी ऑल नो कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया में, और दिल्ली के जो इर्द गिर्द का इलाका है उसमें आकर के सेटल्ड हो चुके हैं फार्मर्स अलग अलग राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा से। अब इसके अंदर जो भी 3 कानून, 3 लॉज व्हिच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ ये लोग बैठे हैं और ये चाहते हैं रोल बैक। करंट सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी सॉल्यूशन एंड प्रपोजल को इन फार्मर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है एंड कंप्लीट रोल बैक की डिमांड। आगे बढ़ करके 14 दिसंबर अगेन एक बहुत बड़ा ऑल अक्रॉस पैन इंडिया भारत बंद दोबारा होगा एंड आई थिंक फार्मर्स आर हेल बेंट ये कानून वापस दिलवाना। अच्छा, आपने जिक्र किया कि फार्मर्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वैसे मोदी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, आपके ज़ाहिर वो प्रीमियर हैं, जिनको मेजॉरिटी जो है एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा जो उसके ऊपर एक रिएक्शन आता है या ज़्यादातर पे रिएक्शन आता है, जिसकी एक ही एग्जांपल है, मतलब CAA के ऊपर या जो डोमिसाइल एक्ट है कश्मीर का, उस पर हम मल्टीपल टाइम्स बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी, इंडियन मीडिया भी। बट अब ये अमित शाह साहब जो रूह रवां कंसिडर होते हैं इंडिया के, उन्होंने भी गालिबन जो है वो एक राउंड ऑफ टॉक किया है फार्मर के साथ। क्या वो भी फेल हो गया है? उसमें कोई उम्मीद नहीं कि चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, 2 बातें आपने कही, मैं दोनों बातों का शॉर्ट में जवाब दूंगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रो इंडिया पॉलिसीज बताई जाती हैं, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड करती हो या विद इन द कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो निकल के नहीं आ रहा है कि वो प्रो इंडिया पॉलिसीज हैं। अब बात आती है फार्मर्स को लेकर के, तो डेफिनेटली मिस्टर अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक राउंड बात करके देख ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक अनफॉर्चुनेट पास्ट, जहां जहां उन्होंने CAA, NRC वगैरह और बातों को लेकर के अपना हल्ला बोल किया था मिस्टर अमित शाह ने, वो इस फार्मर वाली बात पे भी आकर के फेल हो चुके हैं। ये बहुत जरूरी है बता देना कि इसीलिए इस समय द अनरेस्ट हैज नॉट डिसिपेटेड। तीसरी बात ये निकल करके आती है और ये पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि पॉलिसी कोई भी बनाए, अगर गलत है तो अ मास व्हिच इज नियरली 80 करोड़, व्हिच इज नियरली 8,000 करोड़, आई मीन 80 करोड़, एनीवन कैन कैलकुलेट, 80 करोड़ लोग भारत के जो हैं, 80 करोड़ लोग जिसके खिलाफ हों, वो पॉलिसी कभी सही नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बनाए, इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताएं सर कि आपको लगता नहीं है कि इंडिया जिसके बारे में जो क्लेम करता है, जो कहता है कि हम सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत है, हम एक सेकुलर स्टेट हैं, इस
गवर्नमेंट के आ जाने के बाद, मैं स्पेसिफिकली ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गवर्नमेंट के अंदर जिस किस्म के मेजर्स लिए गए हैं, इससे पहले भी थे लेकिन इस किस्म के नहीं थे जो इस गवर्नमेंट के अंदर लिए जा रहे हैं, इससे इंडिया इस सारे खित्ते के अंदर आइसोलेशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आप मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज हैं जिसकी आप एग्जांपल अपने सामने रख सकते हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या एलिनिएशन, क्या आइसोलेशन, क्या एग्रेशन, क्या ओप्रेशन का मैसेज दुनिया में नहीं जा रहा, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस मोदीज पॉलिसीज एंड डिसीजन इन द पास्ट टेन्योर और इस टेन्योर में? आई थिंक आई कैन ओनली सम अप बाय सेइंग कि एग्रेशन एंड ऑपरेशन किसी का भी हो, चाहे पास्ट में, इतिहास में, हिस्ट्री में किसी भी कंट्री में रहा हो या आज की तारीख में कहीं भी हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। बात द अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक इज कि अगर मोदी जी के जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के एलिनेशन एंड आइसोलेशन हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि एलिनेशन एंड आइसोलेशन इंडिया का हो रहा है। इट इज प्रोबेबली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो रहा है विच इज फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद सर्टेन कंट्रीज। थर्ड इंपॉर्टेंटली, हम जमहूरियत हैं, डेमोक्रेसी हैं और रहेंगे। हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी आए जो पॉसिबली हमारी पसंद की, लोगों की पसंद की हो लेकिन पॉलिसी वाइज ना हो, तो ऐसी गवर्नमेंट्स हर देश के अंदर फिर हटा दी जाती हैं, लंबा समय नहीं जी पाती, दे हैव अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि मोदी गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली चूंकि आपने गवर्नमेंट की बात की, मैं बार बार मोदी गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट जो है शायद आज बहुत मुख्तलिफ परफॉर्म कर रही है। मोदी की गवर्नमेंट का आप फ्यूचर क्या देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक फ्रंट और विद इन द कंट्री? विद इन द कंट्री आई कैन से, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं कई सालों से इस टाइप की एनालिसिस में जाता रहा हूं कि जब गवर्नमेंट प्रो पीपल नहीं रहती तो विनेबिलिटी क्या हाल रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2019 के जो इलेक्शंस में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मोदी गवर्नमेंट आई है, विद द करंट सिनेरियो ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो कि कोरोना के नाम पे डाल दी गई है, एंड उसके बाद कोई रिवाइवल नहीं है। एडिशनली आज ये मान के चलिए कि गलत जगह हाथ डाल दिया है, विच इज फार्मर्स के सिवाय पहले भी एग्रेशन रहा है, फ्रिक्शन रहा है, चाहे वो हमने कम्युनिटी वाइज देखा हो, रिलीजियस लाइंस पे देखा हो या स्टेट्स पे, लैंग्वेज के लाइंस पे देखा हो। लेकिन इस बार जिसके साथ उन्होंने पंगा लिया है, अनफॉर्चुनेटली उसका ना तो रिलीजन से मतलब है, ना स्टेट से मतलब है, ना लैंग्वेज से मतलब है। दे आर कंसिडर्ड, बिकॉज इंडिया इज अ खेती प्रधान कंट्री, वी आर अ फार्मलैंड ओरिएंटेड कंट्री, वी नो दैट। सो अब गलत जगह हाथ डाला है। आई डाउट कि ये इस तरीके से 5 साल पूरे भी कर पाएंगे, और 2024 से पहले ही शायद जमहूरियत अपनी ताकत दिखाएगी और डेमोक्रेटिक डे शायद फिर से इलेक्शंस होंगे। बिकॉज आई हैव आल्सो डिमांडेड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ दिस पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की मैं ऑलरेडी डिमांड रख चुका हूं। रीजन बीइंग 2012 में व्हेन जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट को इसलिए हटने के लिए कहा था या डिमांड की थी, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए कहा था 2000, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड नॉट प्रो फार्मर्स। सेम थिंग इन 2020 आई हैव डिमांडेड इन इंडिया दैट मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट शुड बी डिसॉल्व्ड, और उनके बाद अब इलेक्शंस होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे निशांत वर्मा, दिल्ली से इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत-ए-हाल किस जाने बढ़ रही है। बीबीसी ने एक आज ऐसी खबर दी है जिसके खबर आ जाने के बाद उसके तर्जुमे एक तो उस खबर के बहुत सारी लैंग्वेजेस में हो रहे हैं, और उस खबर के आ जाने के बाद भारत के अंदर बहुत सारी खलबली जो मची है, जो हमारी इत्तलात है, हमारी जिन लोगों से बातचीत हो रही है, परेशानी का एक अंसर बहुत बड़ी हद तक पाया जा रहा है। भारत को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। करंटली इसके पास 2 बड़े चैलेंज हैं। एक तो चैलेंज जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर मौजूद हैं,
पुलिस वहाँ पर मौजूद है और सख्त किस्म की जो है एक परेशानी की सूरत हाल वहाँ के आम शहरी के लिए बनी है। और इसके साथ साथ जो ये तहलका खेज़ BBC की एक रिपोर्ट आई है, जो ये रिपोर्ट कहती है कि झूठी कार्रवाई जो है वो भारतीय हुकूमत, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही थी 15 साल से एक ऐसे शख्स के नाम पर, जो शख्स को मरे भी जो है वो कई साल हो चुके हैं। एक पूरा नेटवर्क था, एक पूरा नेक्सस था जो ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान को दुनिया भर के आगे उसका इमेज ख़राब करने के हवाले से। यूनाइटेड नेशन का, यूरोपीय यूनियन का, तमाम तर इदारों को इन्होंने धोखा दिया, इनकी आंखों में धूल झोंकी और उसकी धूल झोंकी जाने के बाद ये आज इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं। कभी BBC के बारे में कुछ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है जो 8-10 सफ़ों की रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि भारत जा किस जानिब राय होगा क्या। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सर वेलकम टू द शो। सर, अगर आपकी नज़र से ये रिपोर्ट गुजरी है तो आप ये बताइएगा कि ये कितनी अलार्मिंग है इंडिया के लिए और कितनी खुशाइंद है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए। देखिए, इस रिपोर्ट के काफी सारे पहलू हैं। एक तो जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी अरकज़ी से ये सारा कुछ मवाद इकट्ठा किया है, जो आसान काम नहीं था। और रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं वो होशरुबा भी हैं। इसके एक और पहलू जो भारत के लिए परेशान कौन है, भारत इस बात पे परेशान नहीं है कि ये पकड़े गए हैं। भारत को मसला ये है कि जो इतनी एफर्ट से और इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम उन्होंने चलाया 15 साल और 65 मुल्कों में ये फैले हुए थे। इन्होंने 750 अकाउंट्स डिफरेंट बना रखे थे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे ये। और जो रिपोर्ट पढ़े तो उसमें लिखा बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड था और इसको चलाने वाला मास्टरमाइंड कोई और था। मतलब जो पता चलता है कि बहुत सारी कंपनीज थी, होल्डिंग कंपनी श्रीवास्तव का ग्रुप था, ये इनका दिल्ली में बेस्ड था। और इसको जो चलाने वाले लोग थे उसके बारे में रिपोर्ट ने तुम्हें ये नहीं कहा कि कौन था, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों से डील करते रहे हैं कि ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम किया था। ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था। वो इसलिए सक्सेसफुल था कि पाकिस्तान को देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 दहाई से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा था, पाकिस्तान की कोई चाल भी कामयाब नहीं हो रही थी। पाकिस्तान सच बोल रहा था, दुनिया वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। बॉम्बे की मिसाल हमारे सामने है। बॉम्बे के भारत को यह पता नहीं था कि वह अटैक कितने मुकाम पे हो चुका है, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पूरी दास्तान तैयार की, दुनिया को दी, दुनिया ने खरीदी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुल्ज़िम बना के, बल्कि मुजरिम बना के ठहरा दिया। ये कमाल था इन लोगों का। इसमें हमारी नाकामी ये, हमारी नाकामी कहूंगा, ये हमारी कमजोरी ये थी कि हम इसको जानते बूझते हुए भी अपने मुल्क में अपना नैरेटिव सही नहीं कर सके और इंटरनेशनली इसको काउंटर नहीं कर सके। हमें यह पहचानना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात तो ये है कि अब पाकिस्तान की बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी जरा ध्यान से सुनेगी और जो भारत अपनी जो बात करेगा, अब उसको भारत को अपने आप को साबित करना पड़ेगा सबूतों के साथ। पाकिस्तान ने देखिए, जब ये लेटेस्ट अब जो रोजेस दिए हैं P5 को, सबूतों के साथ, डेट, टाइम, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, हर चीज, उसको डिनाई करना भारत के भी बस में नहीं रहा। इस उनके जो नेटवर्क का अश्कार होने से उनका नुकसान ये भी हुआ है कि अब इसको अगर उन्होंने इस तरीके से उन्होंने काउंटर करना था तो अब वो नाकाम हो गए हैं। इसमें ये डिस्कवर हो गया है, भारत इससे बाज नहीं आएगा, भारत फिर ये काम करेगा। ठीक है सर, ये बताएं, जनरल साहब ये बताएं कि अभी आपने डॉसियर का जिक्र किया, जो डॉसियर पाकिस्तान ने सबमिट कराया, उस डॉसियर की सबमिशन के बाद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये क्लेम करता है, फॉरेन मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि ये डॉसियर बहुत बुरा जाके जो है वो इंडिया को, भारत को हिट किया है। अब जो ये खबर आती है, ये खबर, ये इसमें लिखा है, इसमें मेंशन, इसकी तहकीक में लिखा है कि यूरोपीय यूनियन समेत यूनाइटेड नेशन UNHCR स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने, जिसकी आंखों में ये लोग धूल झोंकते रहे, मुख्तलिफ NGOs बना कर, पूरे नेटवर्क बना कर, पूरा नेक्सस बना के, और एक टारगेटेड जो है वो कैंपेन भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लेकर करता रहा है। ये बताएं कि ये डॉसियर और ये खबर, इस तहकीक का दुनिया के सामने आ जाने के बाद इंडिया कितना मुजरिम इस वक्त खड़ा है UN के आगे, और UN आपके ख्याल से इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, होना तो ये चाहिए कि UN लेवल पे और जो P5 के मुल्क हैं, दे शुड कॉल इंडिया टू द टास्क कि भाई ये जो आप पहले इतने साल लगे रहे हो, झूठ बोलते रहे हो, आज आपका शिकार हो गया। और ये भारत पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं
आप इनके खिलाफ अगर कुछ बात कर सकते हो करो, वरना भारत को नंबर 1 तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना ये डोसियस में सिर्फ इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के हैज टू इसके ऊपर आप पाकिस्तान को काम करते रहना है। अब भारत को कटहरे में लाना है। देखिए, भारत का एडवांटेज जो है वो ये है कि भारत इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पर गेम चल रही है वो मगरबी दुनिया को भारत सूट कर रहा है। तो भारत को कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान को अपनी तमाम तरह सफारती कोशिशें और पॉलिटिकल एफर्ट जो कर सकता है पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा। अब ये जमीन हमार हो चुकी हुई है। इस रिपोर्ट के आ जाने से ये दुनिया को पता चल गया है कि भारत जो कुछ कह रहा है वो सारा सच नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा झूठ है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने जो डोसेस दिए हैं उसमें जिस तरह के सबूत दिए गए हैं उनको जुटाने के लिए भारत के पास वो प्लेटफॉर्म इस किस्म का अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान अपनी जो बात है मनवाने में पाकिस्तान को आसानी रहेगी। तो अब ये यूएन के ऊपर जो भी उनकी एजेंसीज हैं, जहां भी पाकिस्तान बात कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान को नंबर 1 करनी चाहिए। नंबर 2, सिफारती कोशिशें हमने प्रेशर बढ़ाना चाहिए हमें। और नंबर 3, ये वक्त है कि पाकिस्तान जो अपना एक नेशनल नैरेटिव है वो दुनिया के सामने, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ने 2 गोश्त यूएन में तकारीर की हैं, उन तकारीर को बेस बना के पाकिस्तान एक अपना नेशनल नैरेटिव दुनिया के सामने रखे, खासतौर पे कश्मीर के हवाले से, खासतौर पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उस हवाले से। और अब पाकिस्तान को इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम सिखों को सपोर्ट करें। मैं सुना था जब आपकी बात हो रही थी भारतीय तजियाकार से, शांत वर्मा, ये जो किसानों का ये जो सब कुछ उठा है, इसकी बेस जो है वो सिखों ने रखी है और सिखों के पास बहुत इस वक्त इंटरनेशनली भी उनको सपोर्ट हासिल है और वो इंटरनेशनली बहुत एक्टिव है इस बात पे। पाकिस्तान को अभी इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मसला अब इससे बढ़ गया है। लेकिन सर, फॉरेन ऑफिस तो ये भी कह रहा है ना, कल की भी खबर है, ये परसों की भी ये जिक्र हुआ इसका, अभी किसानों का जो मार्च चल रहा है ये एक बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोटेस्ट है जो इंडिया में हो रहा है। शायद इंडिया की तारीख के बड़े 3 प्रोटेस्ट में ये बड़ा तरीन प्रोटेस्ट होगा। अब भारत की तवज्जो जो है, भारत की ऊपर तवज्जो पूरी दुनिया की समेत पाकिस्तान के, स्पेशली ऑन दिस प्रोटेस्ट। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसका ख़तरा पाकिस्तान ने जाहिर किया है कि भारत पूरी दुनिया की तवज्जो इस प्रोटेस्ट से हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है और वो किसी भी वक्त जो है कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि वो दुनिया की नज़र हटा सके। क्या मुमकिनात हो सकती हैं इसमें जनरल साहब? देखिए, जो कल ये जब पाकिस्तान ने ये बात की थी, कल रात बड़ा शदीद लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत ने फायरिंग की है उस पर। हाँ जी। और आज भी जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पे अपनी फोर्सेस रखे हुए हैं इसमें, लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं उनको। एक तो जो एयर स्ट्राइक करने की जो नाकाम कोशिश की थी वो नाकाम हो गए थे, उनको पता ही है कामयाब नहीं होगी। इससे पहले जो उन्होंने ड्रामा रचाया था कि वो उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो झूठा एक ड्रामा था उनका, वो बेनकाब हो चुका हुआ है। अब वो इनके लिए मुश्किल होगा। जो ज्यादातर लगता यूं है कि वो इन सारों की कॉम्बिनेशन करेंगे अभी और वो मुकाम चुनेंगे जो इंटरनेशनली, जिसको ये ना समझा जाए कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहां पे, और ये जो हमारी वर्किंग बाउंड्री है, ये इलाका चुनेंगे वो। और इसमें वो हमारे उन टारगेट्स का निशाना बनाएंगे जिनको कल वो कह सकें कि ये सो कॉल्ड दहशतगर्दों के कैंप थे, क्योंकि वो तो झूठ बोलते रहे हैं अभी तक, अभी वो झूठ बोल रहे हैं ये, और अभी वो जारी रखेंगे इसको। तो इसको करें, साथ अपने स्ट्राइक करें, और जो तोफाना, अपने भारी तोफाना वो लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, फोर्स उन्होंने अपनी साथ ला के रखी हुई है। इस किस्म की हरकत करना भारत अभी इसकी कोशिश करेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन प्रोटेस्ट से जो सिखों ने इंटरनेशनली भारत के खिलाफ जो मुहिम शुरू कर रखी है, बल्कि अभी मोदी के खिलाफ भी नारे लगे हैं, भारत के खिलाफ भी नारे लगे हैं, और अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, इन तमाम ममालिक में। कनाडा के तो सर वज़ीर आज़म ने भी बड़ा इस चीज़ को कंडेम किया जो प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो मुझे नहीं समझ आती है कैसी पॉलिसी जिसपे जो हुकूमत है इंडिया की, उन्होंने तलब किया वहाँ के हाई कमिश्नर को, कैनेडियन, उन्होंने कहा जी हमारा अंदरूनी मामला है, आप हमारे मामला में क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन इस पर जो है बड़ी एक्टिव है, और सिखों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन तक भी रसाई हासिल की। उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है नाइंसाफ़ी है जो यहाँ पर सिखों के साथ स्पेसिफिकली हो रही है, किसानों के साथ। जी जी, देखिए, हमारे जिस गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा काम किया करतारपुर सिंह खोल के, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है ये।
देखिए, भारत ने तो कभी इस किस्म में शर्म में कोई शर्म नहीं रखी। हम थोड़ा हिचकिचाए हुए हैं, हम थोड़ा घबरा के थोड़ा डिफेंसिव पर हैं। हमें इससे बाहर निकलना होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये जो हमारा सियासी, ये उन्होंने जो हमारी पार्टीज हैं, बदकिस्मती ये है कि भारत का जो शख्स भी अंदर वो जो मर्जी बात करे, लेकिन जो भी पाकिस्तान के खिलाफ उनको मौका मिलता है, उनकी तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ एक जुबान होकर बोलती हैं। हमारे ये जो 11 पार्टियों के लोग हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो और इंक्लूडिंग हुकूमत भी, मुझे कभी शक पड़ता है कि वो भी शायद स्टूडेंट ढीली है, वो खुल के बात करने को तैयार नहीं है। इसमें उनको बात करनी चाहिए, ये मौका है पाकिस्तान के पास, वरना ये पीडीएम या जो हुकूमत है, ये सारे हम पछताएंगे, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है। एक ये सारा जो उनका बेनकाब हुआ पूरा नेटवर्क, दूसरा डोजेस पाकिस्तान ने दी है, तीसरा जो सिख लेके खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को इस वक्त ऑल आउट जाने चाहिए। और ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। भारत जो मर्जी कहता रहे, ये इस खित्ते को डिस्टेबलाइज होने जा रहा है ये, और अगर ना रुका और ये खित्ता डिस्टेबलाइज होता है तो दुनिया भी इससे नहीं बचेगी। इससे ये जो इंटरनेशनल पावर है बात को समझती हैं ये, इसलिए पाकिस्तान को फुल थ्रॉटल जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे गुलाम मुस्तफा साहब मौजूद थे आपके वक्त का प्रोग्राम में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक ही जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर रहे हैं राजीव जेटली, ये तर्जुमान हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बड़े अहम बंदे हैं ये। वेलकम टू द शो। राजीव साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि बीबीसी ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की एक तहकीक की है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत 15 साल से यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक रहा था। वो 15 साल से ऐसी महाजराई, ऐसी कैंपेन कर रहा था जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। धोखाधड़ी के ज़रिए वो मुख्तलिफ NGOs थी, धोखाधड़ी के ज़रिए मुख्तलिफ नेटवर्क थे, मीडिया हाउसेस थे, मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज थी, जिनके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, बहुत सारी वेबसाइट्स के ज़रिए एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। और उस नैरेटिव बिल्ड करने की कहानी बहुत कुछ कहती है, उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, इस रिपोर्ट पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, फ्रैंकली मुझे अभी रिपोर्ट आपके सोर्सेज से ही पता चली है, मैं अपडेट नहीं था, लेकिन मैंने जिस रिपोर्ट को पढ़ा उस रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें गवर्नमेंट की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक प्रिज्यूम किया गया है एक एजेंसी के द्वारा, जो एजेंसी अपने आप में कोई अथॉरिटी नहीं रखती है किसी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाने की। उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी है और खुद ही क्लेम किया है, खुद ही बताया है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया गया। और उसी रिपोर्ट के अंदर इस बात को भी कोट किया गया कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पर इस अपने जो डेटास को प्रोड्यूस करती है वो यूनाइटेड नेशन होता है, वो यूरोपियन यूनियन होता है। और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन इतने छोटी एजेंसीज, इतने छोटे अथॉरिटीज नहीं है, ये वर्ल्ड की जानी मानी एजेंसीज हैं जिनको पास हर तरीके के डेटा पहले से अवेलेबल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट के कोई खास मायने रह जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने लिखी है और बीबीसी ने कोट किया है, तो मैं इस पर कोई लगता नहीं मैं कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं आप कि ये तो आपने खैर इसकी क्रेडिबिलिटी पे आपने बहुत सारी उंगलियां उठा दी हैं। अब चूंकि आपकी क्रेडिबिलिटी पे आपने उंगलियां उठाई हैं तो भारत भी ज़ाहिर है इससे मुतासर तो हो रहा है, आपकी साख के ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारी उंगलियां। इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, बीबीसी ज़ाहिर है कोई हल्का इदारा तो है नहीं है, भारत का बरतानिया का जो है वो स्टेट मीडिया है। ये मुझे बताएं, अब आप करेंगे क्या इनके खिलाफ? कोई किसी कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोई नेशनल कोई इंटरनेशनल, क्या करेंगे आप? सू करेंगे इनको? क्या स्टेप लेंगे आप? देखिए, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा कि बीबीसी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग न्यूज एजेंसी हुआ करती थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स पीछे भी ऐसी पब्लिश हुई हैं बीबीसी की, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन सब लोगों ने इनको बोला कि ये जो रिपोर्ट्स बीबीसी में आई हैं, जो न्यूज आई हैं, ये बायस्ड आई हैं। ये केवल इंडिया ने नहीं, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे इल्जाम बीबीसी के ऊपर लगाए। बीबीसी एज ए संस्था अगर न्यूज एजेंसी के तौर पे देखते हैं तो हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल हो, लेकिन जब जर्नलिज्म जब कोई करता है तो जर्नलिज्म में अपनी रिपोर्टिंग करता है। उस रिपोर्टिंग में उसका क्या मंशा है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके
तरीके से उस बात को लिखता है, ये उस जर्नलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि बीबीसी के ऊपर वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इल्जाम लगाए। अगर कहीं कहीं, मैं बीबीसी एज ए न्यूज एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो रिपोर्टिंग्स उनकी होती हैं, जो न्यूज उनकी आती है, कुछ न्यूज के ऊपर ऐसे उंगली उठती जरूर है। तो अब वो बीबीसी को कह देना कि बीबीसी ने इसमें कोट किया है, बीबीसी ने नहीं, जिस भी जर्नलिस्ट ने उसको कोट किया है उसकी इस न्यूज के ऊपर विश्लेषण, मतलब एनालिसिस होगा, और उसका जो भी निष्कर्ष, जो भी उसका सोल्यूशन होगा, वो जरूर जेटली साहब, उठाए जाएंगे। जिन 2 जर्नलिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है उसमें से एक जर्नलिस्ट भारतीय हैं, वो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, और आपने तो ये कह दिया कि बीबीसी जो है वो क्रेडिबल नहीं है, या बीबीसी पे पहले ऐसे बहुत सारी उंगलियां उठती रही हैं। मैं आपकी बात समझ गया, अगर आपकी बात को मैं दुरुस्त तस्वुर कर भी लूँ तो आप अब क्या करेंगे? आप बीबीसी पे सू करेंगे इंटरनेशनली, नेशनली? आपने करना क्या है उसका जवाब दें। या तो कहीं कहीं रिपोर्ट दुरुस्त है या कहीं गलत है। अगर आप कह रहे हैं गलत है तो फिर आप बताएं कि आप एक्शन क्या लेंगे बीबीसी के खिलाफ। अंडरस्टूड है कि जिस एजेंसीज को कोट किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन को, ईयू को कोट किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन और ईयू को ये बताया जा रहा है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि कोई एक एजेंसी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं, इटालियन एजेंसीज भी ऐसी हैं, जिन इटालियन एजेंसीज को इटालियन कोर्ट ने ही पनिश किया है। तो अगर आपकी कंट्री आपकी रिपोर्ट को ही फॉल्स मानती है, गलत मानती है, और लगता है कि वो कहीं ना कहीं बायस्ड होकर की जा रही है, और उसको पनिश भी किया जाता है, गिल्टी भी पाए जाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि। अच्छा, ये बताएं जेटली साहब कि ज़ाहिर अभी हमने जिक्र किया बीबीसी का, तो बीबीसी एक बहुत बड़ा इदारा है, बड़ा नेटवर्क है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वो मौजूद हैं। उनकी खबर एक अहमियत रखती है, इसकी ट्रांसलेशंस बहुत सारी लैंग्वेजेस में हो रही हैं इस खबर की, उर्दू समेत, हिंदी समेत, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें इस खबर को ट्रांसलेट किया जा रहा है, इस इंकशाफ को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि आज आप एक बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं इस खबर के आ जाने के बाद? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज, और जस्ट नॉट कंट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ दोज कंट्रीज, उन्होंने इल्जाम बीबीसी के ऊपर लगाए, हमने नहीं लगाए। और उन कंट्रीज ने इल्जाम लगाए हैं जिनका ब्रिटिश के साथ बहुत अच्छे संबंध है, जिनके बरतानिया के साथ बहुत अच्छे संबंध। अगर वो इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने फिर भी आपको बोला कि बीबीसी एज ए न्यूज एजेंसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है पूरी दुनिया का, मजबूत प्लेटफॉर्म रहा है। किसी का भी ड्रीम होता है कि मैं बीबीसी में जाकर के जॉब करूं, किसी भी जर्नलिस्ट का। लेकिन यहाँ इश्यूज बिल्कुल अलग है। पीछे लगभग 1 साल से आप कुछ रिपोर्टिंग देखेंगे तो बहुत बायस्ड रिपोर्टिंग है, उसके बाद बहुत क्वेश्चन भी उठे उन रिपोर्टिंग्स के ऊपर कि किस तरीके से आपने लिख दिया। अभी पीछे ही एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनकी मदर जो है वो भारत से हैं और उनके पिता पाकिस्तान से हैं। उनकी भी एक स्टोरी ऐसी आई थी जिस स्टोरी में बहुत बवाल मचा था। उनको बताया गया था कि आपने जो स्टोरी लिखी है इसमें बिल्कुल भी कोई फैक्ट नहीं है, ये गलत स्टोरी आपने छापी है। और इस बात को एडमिट भी करना पड़ा किसी स्तर पे जाकर, किसी लेवल पे जाकर। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि बीबीसी एज ए एजेंसीज कैन बी गुड, बट लेकिन जो रिपोर्टिंग उसमें होती है उसके कोई आधार नहीं। और आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? आपको यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी पे डाउट है, उनके इंटेलिजेंस पे डाउट है, उनके डेटा पे डाउट है, ईयू के डेटा पे डाउट है। ईयू किसी भी डेटा को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी आधार के, बिना किसी ग्राउंड के। तो मुझे लगता है आप तो ये उंगली कभी इंडियन या किसी एजेंसी पे ना उठा करके सीधा आप यूनाइटेड नेशन पे उंगली उठा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन किसी भी डेटा को फैक्ट मान लेता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी अगर बनती थी तो स्टोरी ये बनानी चाहिए थी कि यूनाइटेड नेशन के पास जो फैक्ट्स जाते हैं या जो डेटा जाता है वो मैनिपुलेट होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे ये कि भारत के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त एक एहतजाज जारी है। भारतीय किसान आज सड़कों पे है। भारत की तारीख का बड़ा तरीन एहतजाज है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया तमाम का तमाम इसको रिपोर्ट कर रहा है। दिल्ली लॉकडाउन है, ना कोई दिल्ली के अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। ये तो सिचुएशन है आपकी अभी किसानों के एहतजाज के हवाले से। मुझे आप ये बताएं, किसान ये कहते हैं कि अगर पुलिस का बंदा कोई भी पास आया तो उसकी ऐसी की तैसी, कैसे डील कर रहे हैं आप इस सारे प्रोटेस्ट को? कि ये एक खूबसूरती है इंडिया की कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जबकि सारी उनकी डिमांड्स मान ली गई हैं, उसके बाद भी अगर कोई ऐसा बोलता है आपकी ऐसी की तैसी है, दिस दैट, जो आप अपने वर्ड यूज करें, तो ये तो हमारे देश की खूबसूरती है। इसमें अगर कोई किसी को जिसका जो मन करता है वो कुछ भी कह सकता
सकता है, लेकिन फिर भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया है और सारे फार्मर्स इंडिया के अलग अलग राय रखते हैं। मैक्सिमम 80% ऑफ द फार्मर्स इंडिया के जो कह रहे हैं कि जो बिल लेकर के आया गया है ये प्रो फार्मर बिल है, ये बहुत अच्छा बिल है, फ्यूचरिस्टिक बिल है, अच्छा इसके रिजल्ट आने वाले हैं। कुछ लोग हैं, कुछ फार्मर्स जो सोचते हैं कि नहीं ये बिल विड्रॉ कर लेना चाहिए, उनके साथ भी डिस्कशन चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी सोल्यूशन निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ राजीव जेटली मौजूद थे, तर्जुमान थे ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भारत ये कहता है कि जी हम इस खबर को डिसओन करते हैं, ये खबर जो है बीबीसी की एक गलत खबर है, ये एक झूठी खबर है जैसे कि आपने सुना। और इस खबर को लेके जो है जब उनसे पूछा गया इनसे राजीव जेटली साहब से कि जी आप जाएंगे किसी कोर्ट के अंदर, तो उसका उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। बहरहाल भारत इस वक्त इस खबर के आ जाने के बाद परेशान है, इस खबर के आ जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खलबली है और बेचैनी है। और इसकी बड़ी वजह यह है, जिस तरह जनरल साहब ने भी आज के प्रोग्राम में हमें बताया, इसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि ये खबर दुनिया के सामने आ गई है, ये है कि इन सहाफ़ियों की हमारी इतनी सेंसिटिव चीज़ों तक या हमारे नेटवर्क तक पहुँच कैसे हुई। बहरहाल इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।